नमस्कार साथियों, मैं सोहन बड़ारा आपके अपने YouTube चैनल नमस्ते अडक्सर पर आपसे कई दिनों बाद मुखातिब हो रहा हूँ और इसके लिए सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपसे मैं रोज़ रूबरू नहीं हो सका, लेकिन आगे से कोशिश करूँगा कि मैं आपसे रोज़ अपने मन की बातें करें। इसके लिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी। सबसे पहली बात जो मैं आपको अपना मानते हुए कह रहा हूँ कि हमारा जो YouTube चैनल है, जिस उद्देश्य को लेकर हमने बनाया था, उसमें मेरे काफ़ी सारे दोस्त ये कह रहे थे कि ये जो आपने प्लेटफॉर्म लिया है वो एक सीमित क्षेत्र के लिए है, तो इसका थोड़ा क्षेत्र विस्तार करें। तो मैंने उनको बताया कि अडक्सर न केवल एक गाँव है बल्कि एक अडक्सर सिटी है, और आप अडक्सर को यदि छोटा मान रहे हो तो ये आपकी गलतफहमी है। लेकिन फिर भी मुझे आज ये कहते हुए थोड़ा सा दुख महसूस इस बात का हो रहा है कि इतने दिनों के बाद में भी अपने जितने सब्सक्राइबर होने चाहिए थे वो नहीं हुए। और इसके लिए मैं तो आपसे अपील करूंगा और एक आपका अपना होने के नाते आपको अधिकारपूर्वक कहूँगा कि आप जो विचार करते हो ना, हम सब्सक्राइब कर लेंगे और या किसी दूसरे को बता देंगे, तो ये विचार मत करो, आप इसको इम्प्लीमेंट करो और कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना ये मैसेज, अपना ये जो चैनल है वो ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार पाएँ। खैर, यह आपकी इच्छा की बात है। मैं आज बात करता हूं सबसे पहले योग दिवस की। पिछले दिनों 21 जून को संपूर्ण विश्व योग दिवस मना रहा था। भारत ने दुनिया को बहुत कुछ दिया, लेकिन आज दुनिया उसको गौण कर गई। दुनिया बिल्कुल नहीं मानती, लेकिन कुछ चीज़ें आज भी मानती है, और दुनिया ये मानती है कि योग जो है वो भारत की बहुत बड़ी देन है, और इसको लेकर योग दिवस 21 जून को मनाया गया। और इसी कड़ी में अपने गांव की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में योग दिवस मनाया गया, जिसकी कुछ तस्वीरें मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूं। साथियों, आगे की बात यदि की जाए तो मुझे किसी कवि की 2 पंक्तियां याद आ रही है कि घर जाकर बहुत रोए माँ बाप अकेले में। महंगाई को लेकर के बात कर रहा हूं कि घर जाकर बहुत रोए माँ बाप अकेले में, क्योंकि केले भी सस्ते न थे मेले में। इस महंगाई के मार को झेलते हुए भी, सहन करते हुए भी, आगे भी महंगाई की मार हमें झेलनी पड़ रही है। मैं निश्चित रूप से, आपने मेरा भावार्थ पकड़ लिया, मैं बात कर रहा हूँ पेट्रोल और डीजल की कीमतों की। लगातार 20 दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही है, और जैसे ही दूसरे दिन सुबह तिलोक जी के पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो पेट्रोल और डीजल 1 रुपया, 1.5 रुपया, यूँ कहेंगे पिछले 20 दिनों से कम 10-10 रुपये पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी है। लेकिन फिर भी अपन इसका ऑप्शन निकाल सकते हैं। कुछ कहते हैं कि पैदल चलना शुरू कर दो, कुछ किसी न किसी प्रकार का विकल्प ढूंढने की कोशिश करते हैं। यह सरकार का काम है, सरकार अपने आप देखेगी। मैं बात करूंगा टीडी के ऊपर भी। पिछले 30 साल के बाद में भारत जो है, या यूँ कहें कि पश्चिमी जो भारत है, वो संपूर्ण भारत टीडी की चपेट में आ चुका है, और ऐसा लग रहा है जैसे राजधानी इसने अपने अडक्सर को बना लिया है। ऐसा कोई दिन नहीं निकलता पिछले 3-4 दिनों से जब टीडी 2-3 बार अटैक नहीं करती। खैर, ये सारी चीज़ें आपके पास तक पहुंचती है, और गांव वाले भी अपने कोई जो किसान है वो अपने ट्रैक्टर का वो साइलेंसर खोलता है, उसके बाद में भगाता है। कई परात और थालियां लेकर के अपने तगारियां फोड़ रहे हैं कि कैसे जैसे टीडी से छुटकारा मिल जाए। और इसी कड़ी में कृषि विभाग भी अपनी तरफ से खूब कोशिश कर रहा है, और उम्मीद है कि मोजी बाबा की दया से और कोटी वाले बालाजी के आशीर्वाद से अपन जल्दी से इस टीडी का भी छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। भारत चीन युद्ध की यदि बात की जाए तो रणनीतिक और सामरिक दोनों दृष्टि से भारत अपनी कोशिश कर रहा है। लेकिन जहाँ तक बात की जाए भारत चीन के संबंध में अडक्सर की, तो अडक्सर के युवाओं में जोश है इसको लेकर, और युवा कह रहे हैं कि जो सेना में है उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हम उनके साथ में है। साथ ही साथ उन्हें सहयोग देने के लिए चीनी सामान का बहिष्कार करके चीन को ये बता देना चाहते हैं कि हम यदि चाहें, भारतीय यदि चाहें, तो निश्चित रूप से चीन को बहुत बड़ा झटका दे सकते हैं। आगे की यदि बात की जाए तो पिछले दिनों अमावस्या के दिन गौशाला में जाकर गौ भक्तों ने, गौ सेवकों ने गाय माता की सेवा की और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश की। इस संदर्भ में नई कार्यकारिणी के पदाधिकारी और गौ सेवक वहाँ उपस्थित थे। किसी ने गुड़ खिलाया, किसी ने लापसी खिलाई, हरा चारा डाला, और जो बीमार गायें थी उसका उपचार करवाया, और अपने तरफ से किसी न किसी प्रकार से उनकी सहायता की, सेवा की। और निश्चित रूप में मानता हूँ कि गाय माता की जो सेवा करेगा उसे उसका फल भी मिलेगा। लेकिन
मैं बात करूंगा जो आज मेरे मन की बात भी है। और कहते हैं ना, आपका और मेरा दर्द यदि मिल जाए तो हमदर्द बन जाएं। और ऐसे हमदर्दी वाले आज यदि मैं बात करूं तो वो बात है नौकरी को लेकर। इस कोरोना ने सारे के सारे जो हमारे आवरण थे वो उधेड़ के रख दिए हैं। और इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा यदि यूँ कहूँ कि इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा यदि अपने आप को स्टेबल रखने में समर्थ हुए तो वो थे गवर्नमेंट एम्प्लॉई। मेरा एक दोस्त कह रहा था कि यार कोरोना काल में बहुत बड़ा नुकसान हो गया, और नुकसान ये हुआ कि हमारा जो 4% डीए जो बढ़ने वाला था वो बढ़ा नहीं। आगे की बात फिर मैं आपको बताऊं, आपको निश्चित रूप से जान के आश्चर्य होगा। मेरा एक दोस्त 2nd ग्रेड में था और उसने कोरोना में 1 दिन का अपना अंशदान जो है वो कोरोना की सहायता के लिए राज्य सरकार को डोनेट किया, और वो उसका अंशदान था 1672 रुपये। और यदि इसको अपने 1 महीने की तनख्वाह में यदि कन्वर्ट करें तो लगभग 50,000 के आसपास बनता है। मैं आगे की गणित आपको बता दूं कि एक 3rd ग्रेड का जब टीचर कोई बनता है तो उसकी पहली जो सैलरी होती है, पहले दिन की सैलरी होती है, लगभग 24,000 बनती है। और एनपीएस क्या होता है मैं तो खुद भी इतना नहीं जानता। एनपीएस काटने के बाद में उसके खाते में जो पहले महीने की तनख्वाह जाती है वो लगभग 21,000 जाती है। 2 साल के प्रोबेशन पीरियड के बाद में उसे लगभग 33,000 रुपये मिलते हैं। अगले साल यदि 3% इंक्रीमेंट की बात की जाए तो उसके 34,000 हो जाते हैं। 3 साल जैसे कंप्लीट होते हैं तो उसके लगभग 43,000 रुपये खाते में आना शुरू हो जाते हैं। ये आप समझो कि जो बंदा आज 3rd ग्रेड टीचर बन रहा है वो 5 साल के बाद में 45,000 रुपये 45,000 के आसपास ले रहा है। इसके विपरीत यदि बात की जाए कि प्राइवेट नौकरी, तो प्राइवेट नौकरी की हालत आप किसी से भी छुपी हुई नहीं है। चाहे वो किसी कंपनी में काम करता हो या फिर किसी और प्रकार से अपना, एक चीज़ और भी है, हमारा समाज ऐसा है कि न तो हम अपना खुद का धंधा कर सकते हैं, न हमारे पास ऐसा कौशल है कि बड़ी बड़ी कंपनियां हमें परचेज करें, हायर करें और बड़ा पैकेज हमें दे दें। तो सरकारी नौकरी के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। इसलिए मेरी तो नई पीढ़ी से एक विनम्र अपील है कि आप नौकरी के लिए जुट जाओ। मैं जब भी कभी बातें चलती है तो निश्चित रूप से उपहास में कहता हूँ कि यदि नौकरी नहीं है तो छोकरी नहीं है। कुंवारे रह जाओगे यदि नौकरी नहीं प्राप्त करोगे। और ये हमारी मजबूरी मानो, चाहे आज के समय की ज़रूरत मानो। आज के ज़माने में सबसे सुरक्षित किसी का भविष्य है तो वो सरकारी नौकरी का है। और इसके लिए मैं तो कहता हूँ, अभी फेसबुक लाइव के माध्यम से हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी लाइव आए थे। उन्होंने कहा था 20,000 2nd ग्रेड टीचर्स को, एलडीसी को जल्द ही नियुक्ति दे दी जाएगी, और इसी के साथ में 34-35,000 3rd ग्रेड टीचर्स हो, व्याख्याता हो, इनको भी जल्दी उनकी जो नौकरी की जो प्रोसेस है वो शुरू कर दी जाएगी। मैं इन्हीं की बात नहीं कर रहा, बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं। यदि हम कोशिश करें तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पिछले दिनों हमने देखा एलडीसी में हमारे 3-4 भाई बहन लगे थे, वो नियुक्ति के कगार पे है, अभी उन्हें नियुक्ति मिलने जा रही है। आप याद करो, नौकरी मिलना मैं नहीं समझता कि इतना दुष्कर कार्य है। श्रवण मंडीवाल आपको याद होगा, और श्रवण मंडीवाल के लिए तो हमारे गांव वाले ये कहते थे कि यार वो कान्हा भी का बहुत बढ़िया वह है। ऐसा व्यक्ति जो पिछले 7 साल में पढ़ाई से दूर जा चुका था और केवल खेती किसानी पे लग गया था, मात्र 6 महीने की तैयारी करने के बाद में बंदा 2nd ग्रेड का अध्यापक बन जाता है। तो निश्चित रूप से यदि श्रवण बन सकता है तो हम भी बन सकते हैं। इसलिए आज इस YouTube चैनल के माध्यम से मेरी नई पीढ़ी को और विशेष रूप से गार्जियंस को भी ये कहना है कि अपने बच्चों को सरकारी नौकरी की तरफ बढ़ाने की कोशिश करें, और उसके लिए आपको चाहे कितना ही त्याग करना पड़े। जैसे चारवाक दर्शन में कहा जाता था ना, उधार लेकर भी घी खाओ, वैसे उधार लाकर भी अपने बच्चों को इस प्रकार से सरकारी नौकरी प्राप्त कराने की तरफ प्रयास अभिमुख करो कि वो बच्चे सरकारी नौकरी के अलावा किसी भी प्रकार के प्रयास की बात ही न करें। और मैं चाहूँगा यदि आपने इस तरफ ध्यान दिया तो निश्चित रूप से हमारे बच्चों का और हमारा भविष्य उज्जवल होगा। सबसे बड़ा अब यक्ष प्रश्न ये आता है कि नौकरी हमें कैसे मिले। तो नौकरी मिलने के मैं जहाँ तक समझता हूँ वो 3 ही प्रकार के ऑप्शन है जो हमें नौकरी दिला सकते हैं। सबसे पहला घर वालों का माहौल, और ये जो माहौल है ये हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि के केवल 5% परिवार ऐसे हैं जिनमें इस प्रकार का माहौल मिल सकता है, बाकी नहीं। तो इस प्रकार का माहौल मिलना तो मैं समझता हूँ अपने लिए बहुत दूर की कौड़ी की बात है।
दूसरा है मार्गदर्शन। राजस्थान पुलिस में पिछले दिनों हमारे गांव से जो होनहार लगे थे, चाहे वो चेनाराम हो चाहे बाबूलाल हो, उनमें से मैंने जब बाबूलाल से बात की तो बाबूलाल कह रहा था कि मेरी उम्र 28 वर्ष होने को जा रही थी, मात्र 6 महीने बचे थे, यदि इस वैकेंसी में मेरा नंबर नहीं आता तो मैं कभी भी राजस्थान पुलिस में नहीं जा सकता था। और बाबूलाल अपनी नौकरी का श्रेय देता है एक अच्छे मार्गदर्शक को, और उस मार्गदर्शक का नाम है हमारा ही गांव का लाडला सुखाराम मंडीवाल। सुखाराम मंडीवाल कौन है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको भूमिका में ले जाना चाहता हूँ। निश्चित रूप से वो आपके लिए और मेरे लिए और हम जैसे सभी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। सुखाराम मंडीवाल वो बंदा है जो सबसे पहले राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल बना था। सपना था एक अच्छा धावक बनने का। कुचामन में, अजमेर में मैराथन धावक जो होती थी, सुखाराम उसमें पार्टिसिपेट करता था और मैराथन विनर वो रहता था। लेकिन ये एक संयोग की बात कहें या उसके सपनों पे होने वाला कुठाराघात माने, एक दौड़ के समय वो गिर गया और गिरने की वजह से उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। उसके बाद में दौड़ उसकी कहीं जाती रही, वह अच्छा धावक नहीं बन पाया। लेकिन फिर भी उसने मेहनत की, कांस्टेबल से वो ग्राम सेवक बना, ग्राम सेवक से उसने वो पटवारी बना, पटवारी के बाद में उसने फिर प्रयास किया और 2 बार RAS प्री वो फाइट था। और आज यदि उसकी बात की जाए तो वो हमारा लाडला 2 स्टार है, असिस्टेंट जेलर की पोस्ट पे है। और निश्चित रूप से आपकी यदि शुभकामनाएं साथ रही तो 1-2 सालों में हमें इस प्रकार की खुशखबरी मिलेगी कि वो 3 स्टार बन गया, जेलर बन गया है। तो बाबूलाल ये कहता है, जिसे मैं प्यार से मुंशी जी कहता हूँ, मुंशी जी ये बताते हैं कि मुझे नौकरी लगाने का सबसे बड़ा यदि मैं श्रेय दूं तो वो सुखाराम को है। सुखाराम ने जिस प्रकार से मुझे मार्गदर्शन दिया, मैंने मेहनत की और मैं आज राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल पर कार्यरत हूं। साथियों, तो मेरा भी इसके माध्यम से आपको ये कहना है कि मार्गदर्शन एक ऐसी चीज़ है जो हमें नौकरी दिला सकती है। तीसरी है मोटिवेशन। यदि कोई भी कंपटीटर जो है, या यूँ कहें कि जो नौकरी लगने की इच्छा रखता है, निश्चित रूप से उसको सुकरात की वो कहानी पढ़नी चाहिए जिसमें वो कहता है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो सुकरात उसे नदी के बीच में ले जाता है और पानी के अंदर डुबो देता है और बाद में कहता है जिस प्रकार से पानी के अंदर जाने के बाद में तुझे बाहर निकलने की जो छटपटाहट थी, यदि वही छटपटाहट तू जो प्राप्त करना चाहता है वो यदि छटपटाहट प्राप्त कर ले तो तू कुछ भी कर सकता है। तो मेरा तो इसके माध्यम से आपसे एक विनम्र अपील है, या आपका साथी होने, अजीज होने के नाते एक मेरी आपको सलाह है कि हमारे सामने 1000 ऑप्शन है, लेकिन उन सारे 1000 ऑप्शनों को छोड़ दो और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी दिन रात करके कैसे जैसे भी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर लो। तो मैं तो फिर से आपको एक अपना होने के नाते आपको सलाह तो नहीं दे सकता, लेकिन आपसे अपील जरूर कर सकता हूँ, एक निवेदन जरूर कर सकता हूँ कि अपनी औलाद को, अपने छोटे भाई बहनों को और अपनी आने वाली पीढ़ी को ये ज़रूर कहें कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें नौकरी लगना है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। एक बार यदि हमने छोटा स्तर प्राप्त कर लिया तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। हमारे गांव के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा हमारे रिटायर IAS ज्ञानाराम जी का आप उदाहरण ले सकते हैं। आप पीछे जाएं तो सही, क्या सबसे पहले वो IAS बने थे? नहीं, उन्होंने सबसे पहला स्तर प्राप्त किया था और उसके बाद धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते गए और दुनिया की सबसे टॉप सर्विस IAS होती है। और वो हमारे गांव से निकल के भारत की सबसे बड़ी सर्विस IAS होती है। वो यदि एक छोटे बाबू की नौकरी से यदि IAS तक का सफ़र पार कर सकते हैं तो हम भी पार कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि निचली वाली सीढ़ी हमें प्राप्त हो। मैं समझता हूँ निश्चित रूप से मेरा ये जो आपको जो सलाह है आप इस पर गौर करोगे और आने वाले दिनों में सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए खूब प्रयास करोगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।